नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारे इंडिया के ऊपर है, जिसे हम लोग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत माँ कहते हैं। अदर कंट्री वाले ही अपने देश को देश बोलता हो, मगर हम अपने देश को माँ की कैटेगरी में रखते हैं। आज उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग जब भारत देश के नागरिक हैं तो अवश्य ही भारत के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे कि भारत क्या है, दुनिया में उसका मूल्य क्या है, भारत में रहने वाले नागरिक कैसे हैं, यहाँ की परंपरा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, इन सब चीजों से थोड़ा बहुत आप परिचित तो होंगे क्योंकि आप लोग विशेष तौर पे भारत के नागरिक हैं, इसलिए। मगर आज इन सब चीजों से हटकर आज थोड़ी बहुत संख्या के बारे में जान लेते हैं कि अगर एक नंबर की बात की जाए तो भारत हमारा वहां किस स्थान पे आता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होंगी जो कि हमारे देश भारत की है, और यह पिक्चर मैंने खुद अपने हाथों से ड्रॉ की है। जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि होगी तो आप देख लीजिएगा। आज हम जानते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में कि भारत दुनिया में एग्जिस्ट कहां पे करता है और साथ ही साथ इसका विस्तार कहां तक हुआ है। तो सबसे पहली बात, अगर भारत के बारे में पूछी जाएगी तो आपको बताना है कि भारत दुनिया में एशिया कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। वो भी कौन सा एशिया? दक्षिणी एशिया। कौन सा एशिया? दक्षिणी एशिया, साउथ वाले में। ठीक है, सबसे पहली बात कि दुनिया में है क्या। एवं एक चीज और पूछी जाती है हमारे मैप के अनुसार, अगर पूछा जाएगा कि अक्षांश एवं देशांतर कितना है तो आप बोलिएगा अक्षांश इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, एवं देशांतर की बात की जाए तो इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट से है। ठीक है, ये लोकेशन, जैसे आपको बताना है कि आपका घर कहाँ है तो आप बोलिएगा ना इस मोहल्ले में, इस गली में इतना नंबर मेरा घर है। तो उसी प्रकार से दुनिया में है कहां पे, तो दक्षिण एशिया में दुनिया में है। उसके बाद इसका जो है अक्षांश इतना है एवं देशांतर इतना है। तो किसी भी व्यक्ति अपने मैप में इस चीज को ढूंढ सकता है, यानी अपने देश भारत को ढूंढ सकता है, या तो कोई व्यक्ति विदेश फॉरेन कंट्री वाले लोग भी इसको ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा मजेदार टॉपिक कि भारत सर अभी तक विकसित क्यों नहीं हुआ। दुनिया में सभी कंट्री भारत से विकसित है, सभी क्या 50-60% कंट्री जो कि भारत से विकसित है, मगर भारत विकसित क्यों नहीं हुआ? व्हाट इज द रीजन? इसका कारण क्या है सर जी? तो कारण ज्यादा विशेष नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत त्रुटि हम में भी थी और थोड़ी बहुत क्या बहुत त्रुटि जो कि हमें दे दी गई वह बाहरी लोगों के द्वारा। क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत शुरू से ही दुनिया का एक बोल सकते हैं कि गुरु के रूप में था, सर्वगुरु है ना, दुनिया में सर्वगुरु के रूप में था। अगर बात की जाए यहाँ की सबसे पहली एजुकेशन भारत में ही स्टार्ट हुई थी, जो कि दुनिया के विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे, चाइना से, जापान से, ना अदर कंट्री से लोग भारत में आते थे पढ़ने के लिए। तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जो कि भारत की प्राचीनतम, या तो बोल सकते हैं दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक, हमारा देश का एक विश्वविद्यालय जिसको हम लोग बोलते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। एवं तक्षशिला के बाद बात की जाए नालंदा, जो कि हमारे बिहार में ही स्थित एक देश है, सॉरी एक देश नहीं बल्कि एक स्कूल थी जिसको किसी मुस्लिम के द्वारा भी नष्ट कर दिया गया है ना। तो लोकतंत्र की भी बात की जाए तो हमारे भारत में शुरू से ही सबसे पहला लोकतंत्र हमारा ही रहा है, जो कि लिच्छवी लोकतंत्र, जिस समय जनपद चलते थे हमारे देश में। और बात की जाए कॉलोनी की
तो हमारे देश में भी एक तरह का कॉलोनी विकसित किया गया था, हम लोग उससे परिचित है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब चीजों से परिचित है, जिसका अभी भी देखा जाता है, उसको स्रोत के रूप में आज भी देखते हैं लोग, अपशिष्ट के रूप में हम लोग देखते हैं और पढ़ते भी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या है, जो कि आज कहीं ना कहीं बहुत सारा उसका मटेरियल वेस्ट हो गया। अब लोकतंत्र में थे, एजुकेशन में थे, यहां तक कि महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र, इन सभी कहानियों को विदेश तक फैलाया गया था। सोचिए, ये हमारे देश की एक विडंबना है, विडंबना वाली बात है कि इन सब चीजों के होने के बावजूद भी हमारा देश आज विकसित नहीं है, बहुत सारी चीजों से ग्रसित है। तो ये हमारे देश के बारे में। चलिए, ये तो रही खैर हमारे कहीं ना कहीं एक गौरवान्वित करने वाली अनुभूति देती है, बट वर्तमान स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि काश स्थिति पहले जैसी होती। तो चलिए, इन सब चीजों को साइड रखते हुए अब हम अपने एक बेहतरीन टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि भारत है क्या। भारत हमारी माँ है ना। हम भारत एक देश है जो कि दुनिया में दक्षिण एशिया में एग्जिस्ट करता है, साउथ एशिया में, एवं इसका अक्षांश इतना है एवं देशांतर इतना है, ठीक है। उसके बाद इस देश की बात की जाए तो इनका टोटल, इस देश का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इस देश की क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, जगह छेके हुए है पूरे दुनिया में से। और बात की जाए परसेंटेज के रूप में तो 2.42% या पूरे देश का है, पूरे विश्व का परसेंटेज के रूप में इतना भाग लिया हुआ, यानी समथिंग में 2.5%, 2.5%, ठीक। क्योंकि भारत तो पहले अखंड था, मगर विभाजित होते होते भारत के पास इतना क्षेत्रफल बचा है। अब जनसंख्या की बात की जाए तो आप लोग को पता ही होगा भारत की जनसंख्या कहां तक छू गई है। मोदी जी के द्वारा ही कहा जाता था मेरे 125 करोड़ देशवासियों, मगर वर्तमान समय में लगभग इसकी अगर अप्रोक्स में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है हमेशा, आज इतना है तो कल बनना हो जाएगा, 1,40,40,00,000 के लगभग में हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जनसंख्या है 1,40,00,000। कितना बोलेंगे, 1,40,00,000 के समथिंग में इसकी जनसंख्या है अभी के समय में, ठीक है। अब ये तो बात रही क्षेत्रफल और जनसंख्या की। एवं बात की जाए कि इसकी स्थिति और क्या हो सकती है, अच्छा देशांतर हो गई। अब देखिए, ये जो है देश के ऊपर से लेके नीचे तक की अगर लंबाई की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर, ठीक। एवं चौड़ाई की बात की जाए तो जिसका चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, यानी कि लंबाई, यानी नॉर्थ से लेके, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन पता चल गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ और साउथ की लंबाई बात की जाए, ऊपर से लेके यानी कश्मीर से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक की टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर है। एवं अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के कच्छ तक की टोटल लंबाई की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर एवं उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। यह रही हमारे देश की लंबाई, ठीक है, क्लियर। अब अगर बात की जाए हमारे भारत के चारों ओर क्या 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 है, तो कुछ नहीं, मात्र दुनिया में एक ही ऐसा देश है भारत, जिसके नाम पर एक सागर का नाम है, जो कि भारत के सबसे नीचे है, उसको बोलते हैं हम लोग हिंद महासागर। क्या बोलेंगे, हिंद महासागर। और ये लटका वाला चीज कौन है, ना, ये है श्रीलंका, ठीक।
तो इसको भी हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि एक तरह से मैप में अगर इंडिया को बनाते और इसको नहीं बनाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको भी लटका दिया। हिंद महासागर, ठीक, हिंद महासागर ये सबसे दक्षिणी भाग में है। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी, यस। आगे अब इस साइड की बात की जाए तो इधर है अरब सागर। क्या है बाबू? अरब सागर, क्लियर। भारत से रिलेटेड 3 पानी का एक समूह बनता है, जो कि इसके दक्षिण में हिंद महासागर के नाम से और इसके वेस्ट यानी पश्चिम में अरब सागर के नाम से, एवं इसके पूरब में कहलाती है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। चूंकि बंगाल से गिरती है इसलिए बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। दैट इज टू सिंपल। अब अगर सर जी बात की जाए कि दुनिया में बहुत सारा लाइन गुजरता है, मैप में देखते हैं अपना अपना लाइन खींचल रहता है, तो लाइन इससे भी गुजरती है, क्यों नहीं गुजरी के पाए, ये भी तो दुनिया में है। तो एक जाति है, बात बोल सकते हैं कि हमारे भारत के सबसे नीचे से एक रेखा जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की बात की जाए तो विषुवत रेखा जहां से गुजरती है वहां पे सूरज की रोशनी पूरे सोजे पड़ता है, यानी सीधा पड़ता है, स्ट्रेट पड़ता है, लंबवत पड़ता है, 90 डिग्री पड़ता है। ठीक, समझ में आ रहा? विषुवत रेखा दुनिया में जिस जिस देश से होकर गुजरेगी वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ज्यादा पड़ती है, जिस कारण से वहां के लोग काले। तो हमारे भारत के सबसे नीचे से होकर यह रेखा गुजरती है। जब गुजरती है तो आप लोग को प्रभाव इसका देखने को मिलता है कि यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, श्रीलंका के लोग के तरफ यहाँ पे जो है काले लोग ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। कंपैरिजन नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया के लोग कैसे पाए जाते हैं? काला। इसका कारण है विषुवत रेखा, ठीक है। और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जहां से गुजरती है उसके हमारे भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। हमारे भारत में जो है कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है ना? अब देखिए इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो जब गुजरती है तो ये कर्क रेखा की खासियत क्या है कि कर्क रेखा के दक्षिण साइड और उत्तर साइड, दक्षिण साइड में जो होता है सूर्य की रोशनी किरणें सीधे पड़ती है, मगर बात की जाए उत्तर साइड में तो सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है, जिस कारण से कर्क रेखा के उत्तरी वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। क्या बोलेंगे बाबू? शीतोष्ण क्षेत्र। एवं बात की जाए दक्षिणी भारत की तरफ, यहाँ पे गर्मी जब पड़ेगा तो इसको बोला जाएगा उष्ण क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या तो उष्ण क्षेत्र हम लोग बोल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते, आगे कहां सर जी? इसी में आगे बढ़ेंगे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि भारत का कुछ कुछ गोतियों है। गोतियां नहीं समझ रहे? पड़ोसिया, नेवर, समझ रहे हो? समझ रहे हो। अब देखो अगर भारत के पड़ोसियों की बात की जाए तो टोटल 9। कितना पड़ोसी? 9। आप लोग का तो गोतिया बहुत होता होगा, मगर भारत की गोतिया की बात की यानी पड़ोसी की बात की जाए तो भारत के पड़ोसियों की संख्या जो है कितना है? 9 है, जिसमें 7 है स्थलीय, 7 जमीन से सटल है। मैं बोलते गोतिया सर गोतीवा घर बगल में सटले थोड़ी रहता है, कोई को 2-4 घर बाद नया घर बना लेता है तो थोड़ी बोलेंगे सटले, मगर हाँ बनेले है ना, गोतिया तो कहलाता है। तो वही बात
7 गो है स्थलीय और 2 गो की बात की जाए तो 2 गो है जलीय। क्या है? जलीय। अब देखिए 7 स्थलीय 2 गो जलीय, तो 7 स्थलीय कौन कौन? स्थलीय में आता है भिखमंगा देश पाकिस्तान, पाकिस्तान। और कौन आता है इधर? अफगानिस्तान। ये दोनों किधर है? पश्चिम में। अब इधर आते हैं, इधर आता है नेपाल, भूटान, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर चाइना, चीन। ये कहाँ कौन सा दिशा में? नॉर्थ। अब निचुआ में आता कौन है? श्रीलंका। मालदीव, मालदीव जो कि किधर आएगा? साउथ में। अब इधर की बात की जाए तो यह है बांग्लादेश, और है म्यांमार। ये किधर पड़ेगा? ईस्ट। देखिए श्रीलंका और मालदीव ये दोनों क्या है? जलीय देश है, यानी कि पानी से देखो पानी थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे मालदीव है थोड़ा सा हट के, मालदीव नहीं थोड़ा सा इधर। ठीक। अब ये 7-9 हमारे पड़ोसी हुए, जो कि हम लोग इनके बारे में भी विशेष तौर पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो विशेष तौर पे भारत पे ध्यान देते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकते। ठीक है। तो देखिए अगर बात की जाए इसकी, तो ये हमारे भारत की स्थिति रही एवं किन कौन कौन सी रेखाएं भारत से होकर गुजरती है, जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल क्या है, एवं इसके पड़ोसियों के नाम क्या है, और भारत के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि भारत है क्या, है कि नहीं। भारत प्राचीन काल में किस प्रकार से लोगों को विकसित करती थी, विकास मतलब विकसित कर देती थी, मगर आज खुद विकासशील है। चलिए कुछ नहीं देर है मगर अंधेर नहीं है। अब ये रही बात किसकी? हमारे भारत की। तो हमारे भारत के बारे में आपको इतना जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए हमारे भारत की, तो आपको भारत के सबसे नीचे वाला भाग ये जो सूझ रहा होगा, ये वी आकार का, वी हम लोग इस प्रकार का साइन देखते होंगे, कुछ कुछ वी आकार का है। तो इसको हम लोग वी आकार जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग कुमारी अंतरीप। क्या बोलते हैं? कुमारी अंतरीप, या तो हम लोग बोलेंगे इसको कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर गई भारी। देखो अब क्या है, ये हमारे भारत के सबसे दक्षिण में स्थित जो वी वाला जो आकार देखने को मिलता है उसको हम लोग कुमारी अंतरीप या तो कन्याकुमारी, या तो इंग्लिश में तो लोग बोलो पेनिनसुला, थोड़ा अंग्रेजन भी बना करो, क्या बोलेंगे? पेनिनसुला। ठीक है, ओके। अब आपको एक बात पता होगा कि हमारे भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट अंडमान निकोबार दक्षिणतम पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट कहलाती थी, मगर 2000 दूसरा कभी हो गया था, जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाती थी, मगर 2004 में सुनामी आने के पश्चात वह डूब गई। ठीक है, वह बात पहले की कहानी है। मगर अब इतना बात आपको समझ में आ रहा हो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो और आपको एक चीज और जानने को है कि सार्क है क्या? कौन? सार्क, मछली वाला सार्क नहीं, बल्कि सार्क एक संगठन का नाम है जो कि भारत और उसके साथ साथ 6 और पड़ोसियों देशों के द्वारा इसको बनाया गया था। और उसकी स्थापना कब हुई थी, किस प्रकार से हुई थी और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग कि जो संगठन जो है सार्क के बारे में क्या है। तो भारत ने क्या सोचा कि हम लोग जब गोतिया है, ये है पड़ोसिया है ही, तो क्यों ना एक संगठन बना के रहते हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ तो एक दूसरे को हेल्प कर देंगे। तो अब बात है 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985
8 दिसंबर 1985 को भारत एवं इसके साथ साथ 6 पड़ोसी देश जो कि था पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं इंडिया, ये सातों देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया सार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन, यानी कि 8 दिसंबर 1985 ने सोचा कि क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए जो कि हेल्प होगा, एक दूसरे को करेंगे समय समय पे। तो उसी ग्रुप का नाम रखा गया सार्क, और सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, और जिसके कितने सदस्य हैं वर्तमान समय में? 7, भारत के लगाकर 7। ठीक है, अब एक बात और, पुराने समय में यूरोप से, इधर साइड यूरोप कॉन्टिनेंट बसता है, यूरोप से लोग आते थे, लोग नाव के द्वारा विकास किए, ऐसे ऐसे आने लगे नीचे से, और आने में इनको रोड से प्रॉब्लम होता था, बीच में बहुत सारे का लूट मार हो जाता था। अगर मान लो भारत से केरल से मसाला वसाला जाता था तो बहुत दिक्कत होता था। तो क्या किया, भारत से और यूरोप के बीच एक नहर का विकास किया गया जिसे स्वेज नहर कहा गया। इसका विकास 1869 में हुआ था, जिससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। लगभग 7000 किलोमीटर इसकी दूरी कम हो गई थी। सोचिए, यह नहर के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि स्वेज नहर बहुत एक प्रचलित नाम है, और स्वेज नहर 1869 में बनाया गया, जिसके बीच भारत और यूरोप के बीच बहुत कम हो गई। अब एक बात और, कि भारत और पाकिस्तान यहाँ पे है, यहाँ पे पाकिस्तान, पाक, इसके उसके बीच के जो बॉर्डर को है उसका नाम रखा गया, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। और चाइना चूंकि यहाँ पे है, आसपास में चाइना, तो चाइना और भारत के बीच, भारत इसको बोलते हैं मैकमोहन। भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर का एक नाम रखा गया जिसको बोला गया मैकमोहन, एवं भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर का नाम रखा गया रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, बस आपको आज के लिए इतना ही बताना था, जो कि हाँ, आई होप, आशा करते होंगे कि आप लोग बेहतर समझे होंगे इन सब चीजों को, और अवश्य ही इन सब चीजों को आप एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि या तो ऑनलाइन है, आप बैक करके इन चीजों को देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।